नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को पता चलता है कि अतुल भी मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। इस वक्त अतुल अपने नए कल्टीवेशन में ढलने की कोशिश कर रहा था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है तब उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। उनमें से एक बदलाव उनके टेम्पर का होता है। इसलिए आहान जानना चाहता था कि उनमें क्या बदलाव आया है। इस वक्त अतुल कहाँ है? आहान ने पूछा। वो ऊपर हैं। इस वक्त वो नए तौर तरीकों में अपने शरीर को ढाल रहे हैं, शान ने कहा। हाँ, आहान ने कहा। दोनों अतुल के स्वीट पर पहुंचते हैं। जब आहान ने दरवाजा खोला तब अतुल ने अपनी आंखें खोली। अतुल इस वक्त बहुत अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और चेहरे पर मुस्कान थी। आहान को देखकर अतुल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, क्यों छोटे, देखो तुम्हारा भाई ने मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर लिए हैं। अब वो भी मार्शल आर्ट मास्टर है। अतुल की यह मुस्कान देखकर आहान ने राहत की सांस ली। वो खुश था कि अतुल का टेम्पर और एटीट्यूड ज्यादा नहीं बदला था। लोग हर लेवल के बाद बहुत ईगो में आ जाते थे, पर अतुल के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत समझदार और अपने स्किल की तरफ बहुत रॉयल था। यह सब कब और कैसे हुआ? आहान ने पूछा। आहान नीचे भी यह बात सुनकर हैरान इसलिए था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अतुल बिना किसी वार्निंग या मूवमेंट के ऐसे मार्शल आर्ट का फाइनल लेवल पार कर लेगा। जब भी कोई मार्शल आर्ट मास्टर बनता है उसे बहुत दिन अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने में लगते हैं। उन्हें अपनी एनर्जी एडजस्ट करनी पड़ती है और हर वक्त प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को तैयार रखना पड़ता है। इसके अलावा अपने आप को बहुत शांत भी रखना पड़ता है। आहान का कंफ्यूजन देखकर अतुल हंसने लगा। वो समझ गया था कि आहान क्या सोच रहा है। आहान, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने यह पावर नींद में पाई है तो तुम मेरा विश्वास करोगे? अतुल ने कहा। यह बात सुनकर आहान चौंक गया। वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर अतुल का सीरियस एक्सप्रेशन देखने के बाद उसके पास और कोई चारा नहीं था। आहान मान गया था कि अतुल ने यह लेवल एक रात में ही पार किया था। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है? आहान ने पूछा। अब अतुल गैंगटॉक जाकर अकेले आदिल और बशीर से लड़ सकता था और अपनी गैंग बना सकता था। आगे अतुल ने कुछ सोचा। आगे मैं सोच रहा था कि मैं गैंगटॉक जाऊंगा और अपना बदला लूंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना जाऊं। अतुल ने कहा। फिर मत जाओ, आहान ने कहा। इस वक्त उसे अतुल की मदद की जरूरत थी। मनाली आने के बाद से ही उसने बहुत लोगों से पंगा ले लिया था। उन सबसे निपटने में आहान को अतुल की जरूरत थी। अब तो अतुल भी मार्शल आर्ट मास्टर बन गया था, तो दोनों मिलकर किसी से भी आसानी से डील कर सकते। आहान, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अतुल ने कहा। आहान और अतुल के बीच में रिश्ता बहुत गहरा था। अगर आहान नहीं भी बोलता तब भी अतुल उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाता। अरे हाँ शान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आहान ने कहा। मेरी मदद? यंग मास्टर, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, शान ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम और तानिया मेरे लिए किसी को प्रोटेक्ट करो और उसे पता नहीं चलना चाहिए, आहान ने कहा। तुम किसे प्रोटेक्ट करवाना चाहते हो आहान? अतुल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हिमानी को, आहान ने कहा। हिमानी? अतुल हैरान हो गया। अतुल ने जब हिमानी को हॉस्पिटल में देखा था
तब उसे बहुत साधारण लड़की लगी थी। उसके पास बस एक खूबी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। किसी ने हिमानी पर बुरी नजर डाली है क्या? अतुल ने पूछा। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि आहान हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए दो मार्शल आर्टिस्ट को क्यों भेज रहा था। नहीं, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, आहान ने कहा। दरअसल हिमानी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसकी वजह से उसे दिक्कत हो सकती है, आहान ने कहा। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? अतुल ने पूछा। हो सकता है कि हिमानी किसी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर से जुड़ी हुई है, आहान ने कहा और एक्सीडेंट की सारी बात अतुल को बता दी। हालांकि यह बात एक सीक्रेट थी, पर उसने अतुल और शान से छिपाना जरूरी नहीं समझा। उन दोनों पर पूरा भरोसा था। अतुल और शान के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। अब उन दोनों को समझ आ गया था कि आहान हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा था। अगर किसी ग्रैंड मास्टर ने हिमानी में एनर्जी ट्रांसफर की थी, इसका मतलब यह था कि उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं था। यह जिसने भी किया था वो नहीं चाहता था कि हिमानी मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में जाने, इसलिए उसने उसे मार्शल आर्ट सिखाने की जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एनर्जी ट्रांसफर की थी। यंग मास्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और तन्वी हिमानी को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी मुसीबत को हिमानी तक पहुंचने के लिए पहले हमसे लड़ना होगा, शान ने कहा। इस वक्त शान बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि आहान ने उसके सामने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन बताई थी। इसका मतलब था कि आहान उस पर बहुत भरोसा करता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई खतरा नजर आए तो मुझे बता देना, तुम लड़ने मत लगना, आहान ने कहा। भले ही शान और तन्वी मार्शल आर्टिस्ट थे और बहुत पावरफुल थे, पर वह किसी से कैसे भिड़ सकते थे जिनके पावर्स उनसे ज्यादा हो। आहान जानता था कि अगर कोई हिमानी को चोट पहुंचाने आएगा तो वो शान और तन्वी से ज्यादा पावरफुल होगा। एक तरह से आहान शान और तन्वी के जरिए हिमानी पर नजर रखना चाहता था। तुम उससे लड़ नहीं पाओगे, इसलिए बस इसे बता देना, अतुल ने कहा। अतुल आहान की मन की बात जानता था। ठीक है यंग मास्टर, शान ने कहा। अतुल और आहान के आर्डर्स को वो मना नहीं कर सकता था। हिमानी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बाद तुम दोनों यूनिवर्सिटी चले जाना और उस पर चुपके से नजर रखना। ध्यान रखना उसे इस बारे में कुछ पता ना चले। शायद उसे भी इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं है। उसे अपने हिसाब से काम करने देना, आहान ने कहा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, शान ने कहा। कहानी सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड यहीं पर कुछ इस तरह से समाप्त होता है। चलिए अब जानते हैं इस कहानी की एक अन्य छोटी कड़ी, रॉयल विला सोसाइटी। यह सोसाइटी मनाली की सबसे लग्जरियस सोसाइटी है। यहाँ के सारे विला 20 करोड़ के आसपास के थे। इस सोसाइटी में जितने भी विला थे कंस्ट्रक्शन से पहले ही बिक गए थे। इस वक्त यहाँ एक लग्जरी कार आई। वहाँ ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। सारी सिक्योरिटी चौकन्ना हो गई क्योंकि यह कार उसे सोसाइटी के डेवलपर की थी। अगर इस वक्त आहान वहाँ होता तो कार को पहचान जाता और कार चलाने वाले को भी। यह कार वंशिका की थी। कार एक बहुत बड़े विला के आगे आकर रुकी। वंशिका अपनी कार से उतरी और उस विला में चली गई। इस वक्त लिविंग रूम में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। उनका घर बहुत ही आलीशान तरीके से बना हुआ था। तुमने आहान को देखा? उस आदमी ने पूछा। हाँ डैड, मैं उससे मिली थी, वंशिका ने कहा। यह आदमी वंशिका के पिता रोहित बजाज थे। कैसा है वो? रोहित ने पूछा। ठीक है, वो कोई दिखावा नहीं करता
और उसने लो प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है। वंशिका ने बताया। यहाँ आहान की बात हो रही थी, तुम्हें वो पसंद नहीं आया? रोहित ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, वंशिका ने जवाब दिया। वंशिका, आज तुम्हारे पिता होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। रोहित ने कहा। डैड, आप वंशिका कुछ पूछना चाहती थी पर चुप हो गई। वो अपने पिता से बहुत डरती थी, इसलिए उसने सवाल नहीं किया। रोहित भी वंशिका को कुछ समझाना नहीं चाहता था। वंशिका, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी औरत की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। रोहित ने कहा। हाँ, वंशिका ने जवाब दिया। उस वक्त मेरे लिए उस औरत का साथ बहुत जरूरी था। अगर मैंने वो कदम नहीं उठाया होता तो आज हमारा बजाज परिवार ऐसे आराम की जिंदगी नहीं जी रहा होता। रोहित ने कहा। कोई भी यही सोचेगा कि रोहित ने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर ऐसा नहीं था। यह सब उस औरत की देन थी। अगर वो औरत नहीं होती तो बजाज फैमिली का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज उसका नाम सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके पास पैसा और पावर था जो उन्हें एक औरत की वजह से मिली थी। रोहित खुश था कि वंशिका सब कुछ जानती थी और उसे यह सब याद था। जब वो हमें छोड़कर और सब कुछ हमें देकर जा रही थी, तब उन्होंने यंग मास्टर की देखभाल का जिम्मा मुझे सौंपा था। पर पिछले कुछ सालों में यंग मास्टर ने बहुत कुछ सहा है। रोहित ने अफसोस के साथ कहा। डैड, वो इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। यंग मास्टर का शिमला भाग जाना और गिल फैमिली में घर जवाई बनकर रहना, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, इसलिए इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। वंशिका ने कहा। जब आहान की मोम नैना माथुर की मौत हो गई थी, तब रोहित रायजादा फैमिली के पास आहान को लेने जाने वाला था। तब तक खबर आई कि आहान वहां से भाग गया है। उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि आहान ने गिल फैमिली की बेटी सनाया से शादी कर ली है। आहान ने किसी के घर जमाई बनकर रहने का फैसला किया था। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। आहान ने रोहित का पूरा प्लान खराब नहीं किया, बल्कि रायजादा परिवार को भी चौंका दिया था। सब सोच रहे थे कि आहान ने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था, पर बाद में पता चला कि उसने यह सब सनाया के लिए किया था। इसके अलावा वो अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता था और मार्शल आर्ट मास्टर बनना चाहता था। पास्ट में जो भी हुआ अब वो जरूरी नहीं है, वंशिका, रोहित ने कहा और एक लंबी सांस ली। अब हमें सावधान रहना होगा। मैं यंग मास्टर की मदद करने में एक बार हार चुका हूँ, दूसरी बार नहीं हारना चाहता, रोहित ने कहा। वंशिका बहुत ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी। तुम समझ रही हो ना? रोहित ने पूछा। हाँ डैड, वंशिका ने कहा। रोहित की बात का मतलब साफ था। वो चाहता था कि वो आहान की हर हाल में मदद करे, चाहे उसके परिवार पर आँच आए, पर उसे आहान की मदद करनी ही थी। अच्छा है, तुम सब समझती हो, रोहित ने कहा। पर वंशिका, यह सिचुएशन उतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हमारा बेस बेंगलोर है और वहाँ पर यंग मास्टर की मदद करने वाले ज्यादा नहीं हैं। इसलिए हमें मनाली में अपने कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग करने होंगे, रोहित ने वंशिका को समझाया। तो फिर हमें क्या करना होगा? वंशिका ने पूछा। इस वक्त हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब भी यंग मास्टर को हमारी जरूरत हो, हम उनकी मदद करने पहुंच जाए, रोहित ने कहा। ठीक है, मैं समझ गई, वंशिका ने कहा। यह कोई नहीं जानता है कि बजाज फैमिली आहान से रिलेटेड है, आहान खुद भी नहीं। अगर रोहित उसकी मदद नहीं भी कर पाया तो कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, बस उसे ही बुरा लगेगा।
इसलिए रोहित को बुरा न लगे और वो गिल्टी फील न करे, इसलिए वंशिका उसकी हर बात मानती थी। यह लो, यह विला की चाबी है, तुम्हें जब भी मौका मिले इसे यंग मास्टर को दे देना। रोहित ने वंशिका को चाबी देते हुए कहा। विला एक रॉयल विला सोसाइटी का सबसे बड़ा और महंगा विला था। यह विला लगभग 25 करोड़ का था और रोहित के विला से भी बड़ा था। यह विला रोहित आहान को देना चाहता था। यह करके वो आहान को यह दिखाना चाहता था कि बजाज फैमिली उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। ओके डैड, वंशिका ने कहा। इस वक्त आहान अपने होटल के रूम में था। उसे नहीं पता था कि वंशिका और उसके पिता रोहित के बीच में क्या बात हुई है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसे रोहित की तरफ से इतना बड़ा विला गिफ्ट में मिलने वाला था। इस वक्त आहान का सारा ध्यान बस रक्षित की बात पर था। फोन के एक तरफ रक्षित बहुत खुशी से आहान को कुछ बता रहा था और दूसरी तरफ आहान की आंखों में वो सारी बात सुनकर चमक थी। दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या बात हो रही थी, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।